बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। दोस्तों ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक सामान्य विवाद है तो रुक जाइए, क्योंकि आज जो हो रहा है ना वो सीधे सीधे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलकर दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के खिलाफ बगावत कर दी है, और बगावत भी ऐसी कि उन्होंने साफ कह दिया है कि आपकी अदालत में अब मेरे खिलाफ जो केस चलेगा ना, मेरा वकील भी नहीं हाजिर होगा और मैं खुद भी नहीं हाजिर होऊंगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जरा सोचिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री अदालत को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये सिस्टम के सामान्य खुली टक्कर है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। तो आपको याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल पहले ही जस्टिस सूर्यकांत शर्मा से अपील कर चुके थे कि आप इस केस से खुद को अलग कर लीजिए, लेकिन जज ने साफ मना कर दिया और यहीं से शुरू हुआ पूरा विवाद। इस केस से खुद को अलग कर लें, लेकिन उन्होंने मेरी दलीलें खारिज कर दी और फैसला दिया कि वो स्वयं ही ये केस सुनेंगी। केजरीवाल ने दो कारण दिया। पहला कि आप कई बार आरएसएस के कार्यक्रम में गई हैं। दूसरा, आपके परिवार के कई लोग केंद्र सरकार से जुड़ी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। अब यहीं से मामला सिर्फ एक केस का नहीं रह जाता है, यह सवाल उठता है निष्पक्षता का, और जब निष्पक्षता पर सवाल उठता है ना, तो पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो जाता है। क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। लेकिन दोस्तों जज ने कहा कि मैं इस केस को सुनूंगी, और यहीं से केजरीवाल का भरोसा टूट गया। उन्होंने साफ कहा कि मुझे इस अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही और मैं यहाँ पेश नहीं होऊंगा। ये फैसला छोटा नहीं है, ये एक राजनीतिक और कानूनी भूकंप जैसा है। तो दोस्तों वीडियो को हम शुरुआत करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरी वीडियो की रीच है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके सामने ऐसे ही बेबाकी से अपनी आवाज़ उठा पाऊँगा। तो हमारी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आप वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए। आइए वीडियो को देखते हैं पूरा मामला क्या है। अब दोस्तों दूसरी तरफ एक और बड़ा धमाका हुआ है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, जिसमें राघव चड्ढा भी शामिल हैं, उनके भाजपा में जाने की खबर सामने आती है और बताया जाता है कि उनके विलय को स्वीकार भी कर लिया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि कानून कहता है कि जब तक पूरी पार्टी का विलय ना हो तब तक इस तरह का विलय मान्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत तेज़ी से हो गया है। तो क्या नियम बदल गया है या नियम को नज़रअंदाज कर दिया गया है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और बड़ा बना देता है। और इसी बीच आता है राघव चड्ढा का बयान, 3 मिनट का वीडियो, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात आपको पता है क्या है? उन्होंने उस पार्टी का नाम तक नहीं लिया जिसमें वो शामिल हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं,
और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उसका नाम तक नहीं लिया। अब सवाल उठता है क्यों? क्या ये दबाव है? क्या ये रणनीति है? या फिर अंदर ही अंदर कोई हिचक है? उन्होंने कहा मैं सही आदमी हूँ लेकिन गलत पार्टी में था। अब सवाल यहाँ पर यह है, इतने साल तक क्या कर रहे थे गलत पार्टी में? अगर वो सही आदमी हैं तो गलत पार्टी में क्या कर रहे थे? अगर पार्टी गलत थी तो अब तक क्यों नहीं छोड़ा? अब यहाँ पे लास्ट मोमेंट पर क्यों आकर छोड़े हैं? और अगर सही पार्टी मिल गई है तो उसका नाम लेने में इतना डर क्यों रहे हैं? और यहीं से कहानी और ज़्यादा तीखी हो जाती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ पार्टी बदलने का नहीं है, मुद्दा स्टैंड का है, सिद्धांत का है। और आपने पहले क्या कहा था और आज क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि भाजपा में जाना सवाल ही नहीं उठता है। आपने कहा था कि ये पार्टी गलत है और आज आप उसी पार्टी में जा रहे हैं। तो बदला क्या है? विचारधारा या इनकी सुविधा बदल गई है? जनता पूछ रही है और जवाब अभी तक साफ नहीं मिला है। अब दोस्तों हम लोग वापस आते हैं केजरीवाल पर। उन्होंने गांधी का हवाला देते हुए कहा कि मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एक आम आदमी कहे कि उसे न्याय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। और अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे तो इसका मतलब क्या है? क्या सिस्टम पर भरोसा कम हो रहा है या फिर ये एक राजनीतिक दांव है? उन्होंने कहा मैं ना खुद पेश होऊंगा और ना मेरा वकील जाएगा, लेकिन जो फैसला आएगा मैं उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा। अब ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। और दूसरी तरफ भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अराजकता बताया है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर आपने अदालत में अपील की है तो आपको अदालत में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग कहानी बन रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश है। तो सच क्या है? यही सवाल है जो पूरे देश में घूम रहा है। और इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा उठता है क्यों जज के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी जज को लेकर विवाद हुआ है। अलग अलग मामले में अलग अलग बयान सामने आए हैं और हर बार एक नया सवाल खड़ा हुआ है। क्या न्यायपालिका पूरी तरीके से निष्पक्ष है या उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। और यहीं से ये मामला और बड़ा हो जाता है और यहीं से कहानी और ख़तरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि अब बात सिर्फ केजरीवाल बनाम जज की नहीं रह जाती है। अब ये सवाल उठने लगता है, क्या देश में न्यायपालिका पर भरोसा कमज़ोर हो रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है?
है, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ उनके समर्थन में कुछ बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खुलकर कहा है कि जिस जज के बारे में ये आरोप है वहां से निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि ऐसी स्थिति में केजरीवाल का सत्याग्रह ही सही रास्ता है। सोचिए, एक सत्ताधारी पार्टी का नेता खुलेआम न्यायपालिका पर सवाल उठा रहा है, ये मामूली बात नहीं है। और इसके बाद आता है एक और बड़ा नाम, प्रशांत भूषण, जो कभी केजरीवाल के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए पक्षपात का जो शक है वो गलत नहीं है। अब यह मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की आवाज़ नहीं रह जाती है, बल्कि कई आवाज़ एक साथ उठती दिखाई दे रही है। और जब कोई आवाज़ एक ही दिशा में उठती है तो सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक केस का फैसला नहीं होगा, बल्कि ये तय होगा कि क्या एक जज के खिलाफ इस तरह से सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाना सही था या गलत, और अगर सही है तो इसका सीमा क्या है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बताइएगा मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी या फिर गलत लगी, और अरविंद केजरीवाल का ये कदम सही है या फिर गलत है।